हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो हम कर रहे थे इकोनॉमी की सीरीज, राइट। तो आज का टॉपिक है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं, तो शुरू करते हैं। इन द मॉनेटरी सिस्टम ऑफ ऑल द कंट्रीज, सेंट्रल बैंक ऑक्यूपाइज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, राइट। In central bank is an apex institution in any monetary systems which seeks to regulate the functioning of the commercial bank and monitor the money supply in the economy. तो सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री का मॉनेटरी सिस्टम का एपेक्स होता है, यानी कि हेड इंस्टीट्यूशन होता है, जो कि कमर्शियल बैंक की फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है, मॉनिटर करता है कि कमर्शियल बैंक किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनके क्रेडिट क्रिएशन को मॉनिटर करता है और मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। इकोनॉमी में मनी सप्लाई कितनी होनी चाहिए, यानी कि इन्फ्लेशन भी नहीं होना चाहिए और डिफ्लेशन भी नहीं होना चाहिए, तो ये सारी चीजें करता है सेंट्रल बैंक, राइट। तो गाइडिंग प्रिंसिपल क्या होता है सेंट्रल बैंक का, किस प्रिंसिपल पर सेंट्रल बैंक काम करता है? तो द प्रिंसिपल ऑन विच सेंट्रल बैंक वर्क्स डिफर फ्रॉम द ऑर्डिनरी बैंकिंग प्रिंसिपल। तो कोई भी ऑर्डिनरी बैंक जो होता है उसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, एम क्या होता है? तो ऑर्डिनरी बैंक का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट को अर्न करना। कोई भी ऑर्डिनरी कमर्शियल बैंक उसका मेन मोटिव क्या होगा, कैसे प्रॉफिट को अर्न किया जाए। बट सेंट्रल बैंक का प्रिंसिपल ये नहीं होता है। द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रल बैंक इज दैट कि इट शुड एक्ट इन फेवर ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट एंड टू प्रमोट द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द कंट्री। सेंट्रल बैंक का जो मेन मोटिव है, मेन प्रिंसिपल है, पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए होता है। इट इज नॉट अ प्रॉफिट अर्निंग इंस्टीट्यूशन, राइट। प्रॉफिट अर्निंग इंस्टीट्यूशन नहीं है ये, कंट्री के वेलफेयर के लिए काम करता है, पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए काम करता है, कंट्री में इकोनॉमी में फाइनेंशियल इकोनॉमिक या प्राइस स्टेबिलिटी बनी रहे इसलिए काम करता है, राइट। तो ये मेन मोटिव होता है सेंट्रल बैंक का। तो अगर इंडिया के सेंट्रल बैंक की बात करें तो द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। इंडिया का सेंट्रल बैंक क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आरबीआई, हम सबको पता है। तो ये कब स्टैब्लिश्ड हुआ था? आरबीआई वाज सेट अप ऑन 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई स्टैब्लिश हुआ था, सेटअप हुआ था। किसके रिकमेंडेशन पे? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन, जो कि 1926 में बना था। हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे आरबीआई सेटअप हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। क्लियर है, राइट। तो ये नेशनलाइज्ड कब हुआ था? आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? इट वाज नेशनलाइज्ड इन 1949। 1949 को आरबीआई, यानी कि हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेशनलाइज्ड हुआ था, ठीक है। तो अगर इसके फर्स्ट गवर्नर की बात करें तो फर्स्ट गवर्नर थे आरबीआई के ओसबोर्न स्मिथ। फर्स्ट गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ। एंड फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन थे? फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई वाज सीडी देशमुख, राइट। फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई थे सीडी देशमुख। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आप याद रखिएगा। सेंट्रल ऑफिस आरबीआई का था कोलकाता में, राइट, जो कि इट मूव्ड टू बॉम्बे इन 1937। पहले इसका सेंट्रल ऑफिस था कोलकाता में, बाद में 1937 में बॉम्बे में मूव हो गया, जो कि अब जैसे कि अब हम मुंबई के नाम से जानते हैं। तो नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। तो पहला फंक्शन है इट एक्ट्स एज अ नोट इशूइंग एजेंसी। दूसरा है इट एक्ट्स एज अ बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। देन इट एक्ट्स एज अ बैंकर्स बैंक। चौथा फंक्शन है इट कंट्रोल्स क्रेडिट। पांचवा है इट एक्ट्स एज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। सिक्स फंक्शन है क्लियरिंग हाउस। एंड सेवेंथ फंक्शन है इट मैनेजेस एक्सचेंज रिजर्व्स एंड एक्सचेंज रेट। एक एक करके इन सारे फंक्शंस को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इट एक्ट्स एज अ नोट इशूइंग एजेंसी। इट एक्ट्स एट अ नोट इशूइंग एजेंसी। तो इसका क्या मतलब है? सी, सेंट्रल बैंक इज द सोल अथॉरिटी फॉर द इशू ऑफ करेंसी इन इंडिया। सेंट्रल बैंक सोल अथॉरिटी, इसको मोनोपोली है इंडिया में करेंसी को, नोट को इशू करने में, ठीक है। सेंट्रल बैंक हैज द एक्सेप्शन ऑफ 1 rupee नोट्स व्हिच आर इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द एंटायर नोट इशूज डन बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो 1 रुपए का नोट, 1 रुपए का 1 rupee नोट जो होता है, 1 rupee नोट और जितने भी क्वाइंस होते हैं प्लस क्वाइंस, ये मिंट किए जाते हैं, इशू किए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1 रुपए का नोट और क्वाइंस, क्वाइंस यानी कि जितने भी क्वाइन है, 1 rupee, 2, 5, 10, जितने भी क्वाइंस हैं प्लस 1 रुपए का नोट, ये इशू करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद
जितना भी नोट इशू होता है स्टार्टिंग फ्रॉम ₹2, ₹2 से लेकर जितने भी नोट हैं 20, 10 रुपी का नोट, देन 20, 50, 100, 500, इससे पहले 2000 के नोट आए थे, तो सारे नोट जो हैं कौन इशू करता है? सेंट्रल बैंक इशू करता है, राइट। तो जब सेंट्रल बैंक नोट इशू करता है तो ये किस तरीके से काम करता है? ये काम करता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम में, यानी कि अगर इकोनॉमी में करेंसी को इशू करना है तो उसकी कुछ बैकिंग होनी चाहिए। तो पहले प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम जो है अप्लाई होता था, वो फॉलो किया जाता था, उससे पहले टोटल रिजर्व सिस्टम था। बट अभी जो फॉलो किया जाता है वो है मिनिमम रिजर्व सिस्टम, राइट। मिनिमम रिजर्व सिस्टम, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, बट फिर भी डिस्कस कर लेते हैं कि अभी जो नोट इशू होता है इंडिया में वो होता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम के बेसिस पर। इसके अकॉर्डिंग आरबीआई को अपने पास रिजर्व रखना होता है 200 करोड़, राइट। तो वो किस फॉर्म में रख सकता है? 115 करोड़ in the form of gold and remaining 85 crore rupees 85 crore in the form of foreign currency, in the form of foreign exchange, or we can say foreign currency, right। तो 200 करोड़ की बैकिंग रखनी पड़ती है अपने पास, रिजर्व के फॉर्म में रखना पड़ता है, जिसमें से 115 करोड़ गोल्ड के फॉर्म में और रिमेनिंग 85 करोड़ जो है फॉरेन एक्सचेंज के फॉर्म में, फॉरेन करेंसी के फॉर्म में आरबीआई अपने पास रखता है। इसके अगेंस्ट आरबीआई जितनी करेंसी चाहे इकोनॉमी में इशू कर सकता है, राइट। तो ये तो हो गया पहला फंक्शन कि इट एक्ट्स एज अ नोट इशूइंग एजेंसी। दूसरा फंक्शन है इट एक्ट्स एज अ बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। इट एक्ट्स एज अ बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। तो आरबीआई गवर्नमेंट के बैंक का काम करता है, गवर्नमेंट की बिहाफ पर आरबीआई सारे काम करता है। तो आरबीआई बैंकर्स टू द गवर्नमेंट में कितने फंक्शन हैं जो आरबीआई गवर्नमेंट के लिए परफॉर्म करता है? पहला है इट मेंटेन्स करेंट अकाउंट। तो इतने सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के लिए। तो पहला है इट मेंटेन्स करेंट अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का करंट अकाउंट ये मेंटेन करता है, यानी गवर्नमेंट का जो भी बैलेंस होता है आरबीआई के पास होता है। देन इट मेक्स पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को जो भी पेमेंट करना होता है वो आरबीआई करता है गवर्नमेंट की तरफ से, राइट। गवर्नमेंट के बिहाफ में जितना भी पेमेंट होता है वो आरबीआई करता है। देन इट मैनेजेस पब्लिक डेट एंड अरेंजेस लोन फॉर द गवर्नमेंट। पब्लिक डेट क्या है? कर्जा। जब भी गवर्नमेंट कर्जदार हो जाती है, यानी कि उसका फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उस सिचुएशन में क्या करती है आरबीआई? इट अरेंजेस लोन फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए लोन अरेंज करती है, गवर्नमेंट की ट्रेजरी बिल मार्केट में सेल करती है, उससे जो है फंड जनरेट होता है। इस तरीके से गवर्नमेंट के पब्लिक डेट को मैनेज करती है आरबीआई, मैनेज करता है आरबीआई। देन इट प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन टू द गवर्नमेंट। लोन की रिक्वायरमेंट होती है गवर्नमेंट को, तो आरबीआई शॉर्ट टर्म लोन भी प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को। देन इट इज अ फिस्कल एजेंट टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का फिस्कल एजेंट है, ये एडवाइस देता है गवर्नमेंट को कि कब क्या सिचुएशन, किस सिचुएशन में किस तरीके से काम करना है। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है तो क्या करना चाहिए, डिफ्लेशन है, स्लो डाउन है इकोनॉमी में, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करना है। तो इस तरीके से आरबीआई गवर्नमेंट को एडवाइस करता है डिफरेंट सिचुएशन में। इकोनॉमी में जब भी कोई क्राइसिस होते हैं, इकोनॉमी या कोई भी कंट्री क्राइसिस फेस कर रही होती है, तो आरबीआई गवर्नमेंट को सलाह देता है, राइट, एडवाइस करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इट एक्ट्स एज अ बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। दूसरा फंक्शन है इट एक्ट्स बैंकर्स टू द बैंक। बैंकर्स टू द बैंक। आरबीआई बैंकों का बैंक है, बैंकों का बैंक की तरह काम करता है। ये कैसे करता है? एक्ट्स एज अ बैंकर्स टू द बैंक। इसका क्या मतलब हुआ? आरबीआई बैंकों के बैंक की तरह काम करता है। तो आरबीआई एक्ट्स एज अ कस्टोडियन ऑफ कमर्शियल बैंक रिजर्व्स। हमें पता है कि जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं, इट इज फाउंड बाय लॉ टू कीप सर्टेन प्रपोर्शन ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व विद द आरबीआई। जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ प्रोपोर्शन आरबीआई के पास रखते हैं,
राइट, इन द फॉर्म ऑफ CRR। तो इसके बदले में जब भी कोई इमरजेंसी होती है, RBI उन्हें इमरजेंसी के टाइम में हेल्प करता है लोन के फॉर्म में, है ना। कमर्शियल बैंक सिक्योरिटीज को प्लेस करके गिरवी रख के RBI से लोन ले सकते हैं, ठीक है। तो अगला फंक्शन है इट कंट्रोल्स क्रेडिट। इट कंट्रोल्स क्रेडिट, controls credit, right? So the chief objective of central bank is to maintain economic and price stability in the economy, right? Main objective क्या है central bank का कि economy में प्राइस स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। तो प्राइस इनस्टेबिलिटी वेदर इन फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन बोथ आर हार्मफुल फॉर द इकोनॉमी। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो रहा है तो वो भी हार्मफुल है, और डिफ्लेशन यानी स्लो डाउन हो रहा है तो वो भी बहुत ही हार्मफुल है इकोनॉमी में। तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल बैंक टू एडवाइज कमर्शियल बैंक ऑन द मैटर ऑफ द मनी सप्लाई। तो ये सेंट्रल बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कमर्शियल बैंक को एडवाइस करे कि मनी सप्लाई इकोनॉमी में कितना होना चाहिए, क्रेडिट क्रिएशन कितना होना चाहिए, जिससे कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। तो अगर इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में, तो रेट्स को बढ़ा दिया जाए। तो हमें पता है कि RBI के कुछ मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स होते हैं, जैसे कि क्वांटिटेटिव टूल्स एंड क्वालिटेटिव टूल्स, राइट। क्रेडिट कंट्रोल के टूल्स होते हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स एंड क्वालिटेटिव टूल्स। तो इन टूल्स के हेल्प से RBI इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है या क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करता है। ये टूल्स हैं बैंक रेट्स, देन ओपन मार्केट ऑपरेशन, देन रिजर्व रेशियोज, देन पॉलिसी रेट्स। तो अगर रिजर्व रेशियो की बात करें तो CRR एंड SLR आ जाता है इसमें। पॉलिसी रेट्स की बात करें तो रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, एंड रिवर्स रेपो रेट। तो ये रेट्स है जिसके थ्रू RBI मनी सप्लाई को या कमर्शियल बैंक के क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करता है इकोनॉमी में। तो ये सारे रेट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख लीजिए जा करके। तो थोड़ा समझ लेते हैं कि बैंक रेट वो रेट है जिस पर जो है कमर्शियल बैंक RBI से लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेते हैं विदाउट कोलैटरल, यानी कि यहाँ पर बैंक रेट से जब भी लोन लिया जाता है तो कोई भी सिक्योरिटी को गिरवी रखवाने की जरूरत नहीं होती है। तो बैंक रेट्स पे लोन लिए जाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए विदाउट कोलैटरल, ठीक है। तो जब भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है RBI क्या करेगा, बैंक रेट को बढ़ा देगा। इसी तरीके से ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, इसमें RBI सिक्योरिटीज को सेल या परचेज करता है इकोनॉमी में, जैसी भी सिचुएशन होती है। तो इन द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन के टाइम में RBI क्या करेगा, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करेगा, राइट। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर क्या करेगा, RBI सिक्योरिटीज को सेल करेगा इकोनॉमी में जनरल पब्लिक को या कमर्शियल बैंक्स को। तो जब भी सिक्योरिटीज को सेल करेगा यानी कि एक्सेस मनी को या रिजर्व जो है कमर्शियल बैंक्स के पास, उनको अब्सॉर्ब कर रहा है। जब एक्सेस रिजर्व RBI के पास आएगा इट मीन्स कि कमर्शियल बैंक्स के पास फंड्स की शॉर्टेज हो जाएगी, और जब वो लोन एडवांस करेंगे तो सिचुएशन में क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हाई करके देंगे क्योंकि उनके पास फंड्स की शॉर्टेज है। इसी तरीके से डिफ्लेशन के टाइम में क्या करेगा RBI, सिक्योरिटीज को यहाँ पर इन्फ्लेशन में सेल कर रहा है, डिफ्लेशन में एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करेगा, यानी कि लिक्विडिटी को, फंड को इंजेक्ट करने की रिक्वायरमेंट है मार्केट में, मनी सप्लाई को बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है। तो वो सिक्योरिटी को परचेज करेगा। जब जनरल पब्लिक से या कमर्शियल बैंक सिक्योरिटीज को परचेज कर रहा है इट मींस RBI उनको पे कर रहा है। तो कमर्शियल बैंक्स के पास पैसे आ रहे हैं, फंड आ रहा है, अब उनके पास रिजर्व ज्यादा है तो ज्यादा लोन वो एडवांस कर सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएंगे, लोग ज्यादा लोन लेंगे, तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी में मनी सप्लाई होगी। इस तरीके से ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू RBI मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। देन हमें रिजर्व रेशियोज पता है, CRR और SLR। CRR कमर्शियल बैंक से टोटल डिपॉजिट का वो प्रोपोर्शन है जो कमर्शियल बैंक्स RBI के पास कैश के फॉर्म में रखते हैं, राइट। और SLR वो प्रोपोर्शन है जो कमर्शियल बैंक्स खुद के पास रखते हैं। इसके थ्रू भी रेट्स को कम ज्यादा करके RBI मनी सप्लाई को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, राइट। देन पॉलिसी रेट्स आ गए, रेपो रेट।
रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट वो रेट है जिस पर कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेते हैं, कोलैटरल यानी कि कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को गिरवी रख के कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से लोन लेते हैं, ठीक है। तो इस रेट को जैसी भी सिचुएशन होगी, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन, आरबीआई रेट्स को कम करके ज्यादा करके मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है। रिवर्स रेपो रेट वो रेट है जब आरबीआई सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से बोरो करता है, यानी कि एक्सेस फंड को अगर उसे अब्सॉर्ब करने की रिक्वायरमेंट होती है तो उस टाइम वो रिवर्स रेपो रेट यूज करता है। जो जैसी भी सिचुएशन होगी वो रेट्स को चेंज कर सकता है, राइट। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। फिर कुछ क्वालिटेटिव टूल्स है जैसे कि मार्जिन रिक्वायरमेंट, देन पब्लिसिटी, मोरल सुएजन। तो ये कुछ क्वालिटेटिव टूल्स हैं जो कि कुछ सिलेक्टेड सेक्टर में यूज किए जाते हैं, तो इसको कभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। तो इन सारे टूल्स को यूज करके आरबीआई इकोनॉमी में क्रेडिट को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट फंक्शन आता है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। एज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, राइट। तो ये फंक्शन भी पहले वाले फंक्शन से ही रिलेटेड है कि कमर्शियल बैंक्स होते हैं। वी नो दैट ऑल द कमर्शियल बैंक्स वर्क ऑन द फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम। हमें पता है कि वो अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ प्रोपोर्शन सीआरआर के फॉर्म में सेंट्रल बैंक के पास रखते हैं और कुछ प्रोपोर्शन एसएलआर के फॉर्म में अपने पास रखते हैं। तो इवन अ वेल मैनेज कमर्शियल बैंक कैन रन इनटू डिफिकल्टी इफ देयर इज अ ग्रेट रश फॉर डिमांड फॉर कैश बाय देयर डिपॉजिटर्स। कभी कभी क्या होता है कि र्यूमर हो जाता है इकोनॉमी में ना कि कोई भी बैंक बैंकरप्ट होने वाला है या डूबने वाला है, तो लोगों को ये डर होता है कि उनका पैसा ना डूब जाए, तो सब एक साथ आ जाते हैं कि हमें अपना पैसा विड्रॉ करना है। तो सडन जो डिमांड होती है कैश की, वो कमर्शियल बैंक्स पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि कमर्शियल बैंक का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, उनके पास जो भी फंड बचता है वो लोन देते हैं कस्टमर्स को अपने। तो अगर अचानक से इतनी सारी डिमांड आ जाएगी कैश विड्रॉल की, तो वो उसको पूरी नहीं कर पाते। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, आरबीआई हेल्प करता है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आरबीआई टू हेल्प इन द सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी। ऐसी कोई इमरजेंसी आती है, आरबीआई हेल्प करता है। आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है, या फिर लोगों को ये एश्योरेंस दे सकता है कि आपका पैसा सेफ है, आपका पैसा डूबेगा नहीं। तो चूंकि आरबीआई काम करता है लास्ट सोर्स ऑफ क्रेडिट, इमरजेंसी के टाइम में आरबीआई काम करता है लास्ट सोर्स ऑफ क्रेडिट टू द कमर्शियल बैंक, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, यानी कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है, तो उस टाइम में हमारा सेंट्रल बैंक, हमारा आरबीआई इंटरवीन करता है और बैंक्स की हेल्प करता है इमरजेंसी सिचुएशन में, राइट। तो इसलिए इस फंक्शन को हम कहते हैं लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। नेक्स्ट फंक्शन आता है क्लियरिंग हाउस का। इट एक्ट्स एज अ क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस, राइट। तो आरबीआई के क्लियरिंग हाउसेस बने होते हैं, अलग अलग शहरों में आरबीआई के क्लियरिंग हाउस होते हैं, ठीक है। क्लियरिंग हाउस होते हैं आरबीआई के। तो फॉर एग्जांपल आपको को किसी से कुछ पैसे लेने हैं, आपका कुछ उसके ऊपर ड्यू था, तो उसने आपको सपोज एचडीएफसी बैंक का वो चेक देता है। बैंक है एचडीएफसी, एचडीएफसी बैंक का चेक वो आपको देता है, और आपका अकाउंट है मान लेते हैं एसबीआई बैंक में, राइट। आपका अकाउंट है एसबीआई बैंक में, तो आप उस चेक को ले जा करके एसबीआई में कैश विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। उस चेक को ले जाकर एसबीआई में कैश विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बदले में एसबीआई क्या कर सकता है, इस क्लियरिंग हाउस से उतना अमाउंट क्लेम कर सकता है, राइट। क्योंकि हमें पता है सारे बैंकों का रिजर्व जो होता है वो आरबीआई के पास होता है। तो आरबीआई अपने क्लियरिंग हाउस के थ्रू एसबीआई को उतना अमाउंट पे कर देगी, ठीक है। दूसरा, पहला तो ये फंक्शन हो गया। दूसरा हो गया कि इट solve the dispute, solve
डिस्प्यूट्स, बैंकों के बीच में जो भी डिस्प्यूट होता है वो भी क्लियरिंग हाउस सॉल्व करता है। तो ये होता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन है इट मैनेजेस एक्सचेंज रिजर्व एंड एक्सचेंज रेट्स। मैनेजेस exchange reserve and exchange rates, right? RBI manages exchange reserves and exchange rate. आरबीआई के पास फॉरेन करेंसी का रिजर्व होता है, फॉरेन करेंसीज का रिजर्व होता है। तो जब भी कोई इंपोर्टर अगर बाहर से कुछ इंपोर्ट कर रहा होता है तो उससे फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, राइट? फॉरेन एक्सचेंज की या फिर फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है जो वो आरबीआई से ले सकते हैं। इसी तरीके से बाहर जो स्टूडेंट्स जो अब्रॉड स्टडी करने के लिए जाते हैं उन्हें भी फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर उन्हें फीस वगैरह सबमिट करना है तो वो भी आरबीआई से ले सकते हैं। तो इस तरीके से आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व बना के रखता है अपने पास, राइट? फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व होता है आरबीआई के पास, और ये आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज रेट को भी कंट्रोल करता है, एक्सचेंज रेट को मैनेज करता है। एक्सचेंज रेट क्या होता है? एक्सचेंज रेट वो रेट होता है जिस पर हम एक करेंसी को दूसरे करेंसी में एक्सचेंज कर सकते हैं। यानी कि हम रुपी को, अगर हमें डॉलर हमें चाहिए तो जो भी रेट चल रहा है, अगर 84 या 85 रुपी दे करके हम $1 ले सकते हैं, तो 85 रुपी दे करके हम $1 को ले सकते हैं या खरीद सकते हैं। तो ये होता है एक्सचेंज रेट। यानी कि अपनी करेंसी को दे करके दूसरी करेंसी को अगर हम परचेज कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं एक्सचेंज रेट। तो एक्सचेंज रेट भी आरबीआई मेंटेन करता है। तो हमें पता है कि हमारे यहाँ जो एक्सचेंज रेट फॉलो होता है वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता है, जो कि डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस से होता है। एक्सचेंज रेट हमारे यहाँ मार्केट फोर्सेस के थ्रू होता है। डिमांड फॉर करेंसी एंड सप्लाई ऑफ करेंसी, तो यहाँ पर जो भी प्राइसेस, इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइन होगा वो एक्सचेंज रेट हो जाएगा। अगर यहाँ पर रेट डिटरमाइन हो रहा है कि 85 रुपीज दे करके आपको कितना मिल सकता है, 85 रुपीज इक्वल टू $1, ये हो गया एक्सचेंज रेट। ये मार्केट में करेंसी की डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू डिटरमाइन होता है। बट कभी कभी आरबीआई इंटरवीन करता है जब करेंसी बहुत ज्यादा, अपनी करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी बहुत ज्यादा एप्रिशिएट हो जाती है, यानी कि बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है उसकी वैल्यू, या डेप्रिशिएट हो जाती है यानी कि उसकी वैल्यू कम होने लगती है। तो बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन भी हार्मफुल है इकोनॉमी के लिए और बहुत ज्यादा डेप्रिसिएशन भी। तो अगर हमारी कंट्री बहुत ज्यादा एप्रिशिएट कर जाती है, करेंसी का एप्रिसिएशन हो जाता है, करेंसी एप्रिसिएशन हो जाता है, एप्रिसिएशन हो जाता है, तो इस सिचुएशन में आरबीआई क्या करेगी? यानी कि हमारी करेंसी डॉलर के मुकाबले में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, तो करेंसी का एप्रिसिएशन, बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट काफी महंगा हो जाएगा इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है? अब फॉरेनर्स को ज्यादा डॉलर देने पड़ेंगे, ज्यादा इंडियन रुपी देना पड़ेगा एक्सपोर्ट करने के लिए, तो बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन भी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं होता। तो उसे आरबीआई को मेंटेन करना होता है, कम करना होता है। तो इस सिचुएशन में आरबीआई अपने रिजर्व से, आरबीआई के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उससे आरबीआई क्या करेगा? यूएस डॉलर की अगर हम बात करें तो यूएस डॉलर की सप्लाई जो है इकोनॉमी में कम कर देगा। जब यूएस डॉलर की सप्लाई इकोनॉमी में कम हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी, इट मीन्स इसके प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है? सप्लाई कम हो रही है, यूएस डॉलर की सप्लाई कम कर देगा तो प्राइसेस इसके क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। सप्लाई कैसे कम करेगा? कैसे कम करेगा? यूएस डॉलर को जब वो परचेज करना, बाय करने स्टार्ट कर देगा तो डॉलर की शॉर्टेज हो जाएगी इकोनॉमी में और उसके प्राइसेस इंक्रीज कर जाएंगे, तो डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी और रुपी की वैल्यू कम हो जाएगी। इस तरीके से रुपी के एप्रिसिएशन को मैनेज कर सकता है आरबीआई। वहीं पे अगर करेंसी डेप्रिसिएशन हो रहा है, करेंसी डेप्रिसिएशन हो रहा है, डेप्रिसिएशन यानी कि करेंसी की वैल्यू, हमारे रुपी की वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो रही है, रुपी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, कम हो रही है अगेंस्ट डॉलर, डॉलर के अगेंस्ट में रुपी की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। तो इस सिचुएशन में आरबीआई क्या करेगी? एप्रिसिएशन में आरबीआई ने क्या किया था? सप्लाई, डॉलर की सप्लाई को कम कर दिया था
डॉलर कैसे किया था, डॉलर को परचेज करके, यहाँ पर डॉलर की सप्लाई को बढ़ा देगा, डॉलर की सप्लाई को आरबीआई क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। किस तरीके से, इकोनॉमी में डॉलर के रिजर्व्स को बढ़ा देगा। तो जब ज्यादा इकोनॉमी में डॉलर आ जाएगी, डॉलर की सप्लाई बढ़ जाएगी, तो डॉलर के प्राइसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। डॉलर के प्राइसेस यहाँ पर कम हो जाएंगे और हमारी रुपी हमारी क्या हो जाएगी, रुपी की वैल्यू बढ़ जाएगी, रुपी स्ट्रांग हो जाएगा डॉलर के कंपैरिजन में, राइट। तो इस तरीके से आरबीआई एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है इकोनॉमी में, क्योंकि प्राइस स्टेबिलिटी को, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है आरबीआई का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो दीज आर सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ आरबीआई, ये आई थिंक 7th फंक्शन था, सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ आरबीआई। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।